नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आज का जो अपना वीडियो रहने वाला है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के ऊपर रहने वाला है। तो एक्सपेरिमेंटल अपन बात करते हैं, जो फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन है उसकी बेसिक प्रिंसिपल वगैरह की स्टडी अपन ने लास्ट वीडियो में की थी। आज अपन उनके जो डिजाइन है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पढ़ने से पहले अपन जानेंगे कि डिजाइन का यूज कहाँ होता है, क्यों डिजाइन बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की, तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो भी किसने दिया था? आर ए फिशर ने दिया था। और यहाँ पे इन्होंने क्या बताया था कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को यूज किया जाता है, उसका एक मेन पर्पज क्या है कि आपके जो भी डेटा हैं, जिन डेटा से आप क्या करने वाले हो, कोई रिजल्ट निकालने वाले हो, उस रिजल्ट को आप टेस्ट करोगे क्या ये रिजल्ट सिग्निफिकेंट है या फिर नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए आप एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का यूज करते हो। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एक स्ट्रक्चर होती है जिसका यूज किस लिए किया जाता है? आपके रिजल्ट के सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट को टेस्ट करने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एक स्पेसिफिक डिजाइन होती है जो आपके रिजल्ट को इंटरप्रेट करती है और ये बताती है कि आपके डेटा है या आपका जो रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट है या फिर नॉन सिग्निफिकेंट है। अब सबसे पहले अपनी जो बेसिक चीजें स्टार्ट होती है डिजाइन से, तो अपने बेसिक 5 डिजाइन पढ़ने वाले हैं। उनमें से 3 इंपॉर्टेंट डिजाइन है आपकी। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिजाइन की बात करें तो आपके पास में इंपॉर्टेंट डिजाइन सबसे पहले आती है CRD, कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन। जो सेकंड डिजाइन आती है वो आती है आपके पास में RBD, और थर्ड इंपॉर्टेंट डिजाइन आती है LSD। तो अपन अभी एक एक को पढ़ेंगे। इसके अलावा 2 डिजाइन और आती है आपके स्ट्रिप प्लॉट और स्प्लिट प्लॉट, तो उनके बारे में अपन नॉर्मल डिस्कस करेंगे, इनको थोड़ा डिटेल में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें CRD की फुल फॉर्म होती है कंप्लीटली रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। ठीक है, इस डिजाइन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और मेन चीज ये है कि यहाँ पे जो फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है, अपन ने कल पढ़ा था फील्ड एक्सपेरिमेंट के 3 प्रिंसिपल थे। कौन कौन से? रेप्लिकेशन, सेकंड अपन ने पढ़ा था रैंडमाइजेशन, और थर्ड पढ़ा था अपन ने लोकल कंट्रोल। क्या होता है इनके बारे में अपन ने लास्ट वीडियो में डिटेल से स्टडी की थी। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप वहां जाकर देख लीजिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो आज का एक वीडियो हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स का, कल एक स्टैटिस्टिक्स का वीडियो और लेंगे, फिर स्टैटिस्टिक्स को कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद में अपन इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो फील्ड एक्सपेरिमेंट के अपन ने लास्ट वीडियो में 3 प्रिंसिपल पढ़े थे। तो यहाँ पे CRD में ध्यान रखने वाली बात है, जो फर्स्ट 2 प्रिंसिपल होते हैं वो ही यूज होते हैं। थर्ड जो लोकल कंट्रोल प्रिंसिपल है ये कभी यूज नहीं होता। क्यों नहीं यूज होता है? थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आप बता दोगे। कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन, ये डिजाइन यूज कहाँ होती है? होमोजीनियस मटेरियल में। कहाँ यूज होती है? होमोजीनियस मटेरियल में यूज होती है। यानी अपन बोल सकते हैं इस डिजाइन का यूज लैबोरेटरी सिचुएशन में किया जाता है। फील्ड में होमोजिनिटी पॉसिबल नहीं है तो फील्ड में CRD का यूज नहीं होता। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि CRD डिजाइन है उसका कहाँ यूज किया जाता है? तो CRD का यूज कहाँ किया जाता है? लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, फील्ड में यूज नहीं किया जाता। रीजन क्या है कि जो फील्ड में मटेरियल है वो लार्ज मटेरियल, और लार्ज मटेरियल में होमोजिनिटी मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। वहीं पे लेबोरेटरी में जो मटेरियल होगा आपके पास में स्मॉल मटेरियल होगा, थोड़ा सा मटेरियल है, तो वहां पे होमोजिनिटी पॉसिबल है। तो लेबोरेटरी में कौन सा डिजाइन यूज करते हैं? CRD यूज करते हैं। अब देखो अपने मेन क्वेश्चन पे आ जाओ कि लोकल कंट्रोल यूज क्यों नहीं होता। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि लोकल कंट्रोल का यूज कब किया जाता है? जब आपका मैटर क्या हो? हेट्रोजीनियस हो। इस हेट्रोजीनियस मटेरियल को, फील्ड को आपको छोटे छोटे होमोजीनियस ब्लॉक में डिवाइड करना होता है, और ये डिवाइड करने की प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? लोकल कंट्रोल कहलाती है, जिससे जो मटेरियल है आपका कैसा बन जाता है? होमोजीनियस बन जाता है। तो हेट्रोजीनियस मटेरियल को होमोजीनियस में कन्वर्ट करने के लिए आप लोकल कंट्रोल प्रिंसिपल का यूज करते हो। और तीनों प्रिंसिपल का मेन
वर्क क्या था, अपन ने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ये एरर को कम करते हैं और प्रिसीजन को बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से अपन देखते हैं कि देखो मटेरियल ऑलरेडी होमोजीनियस है, तो आप होमोजीनियस और कैसे बनाओगे भाई? जो मटेरियल पहले से ही होमोजीनियस है उसको और होमोजीनियस में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते ना। अगर मटेरियल हेटेरोजीनियस होता तो उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि लोकल कंट्रोल का यूज नहीं होता। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप ठीक हो तो आपको मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है, मेडिसिन लेने की आपको जरूरत नहीं होगी। लेकिन ऐसे ही अगर आप बीमार हो तो उस सिचुएशन में आपको मेडिसिन चाहिए ही चाहिए आपको ठीक होने के लिए। तो यहाँ पे देखो मटेरियल हेट्रोजीनियस है तो उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो लोकल कंट्रोल का यूज करना है। जबकि सीआरडी में जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं वो लेबोरेटरी सिचुएशन का होता है और वहां पे ऑलरेडी मटेरियल कैसा होगा, होमोजीनियस होगा, तो इस सिचुएशन में लोकल कंट्रोल यूज नहीं होता। तो क्वेश्चन बनता है कि कौन से डिजाइन में लोकल कंट्रोल यूज नहीं होता? तो लोकल कंट्रोल यूज कहाँ नहीं होता? सीआरडी में यूज नहीं होता। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये रेप्लिकेशन से इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? रेप्लिकेशन से इंडिपेंडेंट। ध्यान रखने वाली बात है, दोनों में बहुत फर्क है। लोकल कंट्रोल का यूज नहीं होता, प्रिंसिपल तो दो ही लगते हैं, रेप्लिकेशन और रैंडमाइजेशन। लेकिन यहाँ पे रेप्लिकेशन से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब क्या है? देखो आपके पास में 3 ट्रीटमेंट है, T1, T2 और 3। वहीं पे आपके पास में रेप्लिकेशन भी 3 है, R1, R2 और R3। ठीक है, अपन ने बात की T1 के, आपने रैंडमाइज करके आपने यहाँ पे ये ऐसे T1 ले लिए सारे। ठीक है, T2, T3 की अभी बात नहीं करें। सपोज दैट आपका ये जो रेप्लिकेशन सेकंड का जो T1 ट्रीटमेंट है ये फेल हो गया ड्यू टू इंसेक्ट डैमेज। इंसेक्ट के डैमेज की वजह से ये T1 सेकंड रेप्लिकेशन का फेल हो गया। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? T1 जो आपके रेप्लिकेशन फर्स्ट का है और थर्ड का है उससे कंप्लीट एनालिसिस कर लोगे, आपको R2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वहीं पे बाकी और डिजाइन में बात करेंगे तो वहां पे आप डायरेक्ट एनालिसिस नहीं कर सकते, वहां पे मिसिंग प्लॉट टेक्निक निकालने की जरूरत पड़ती है। तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको ध्यान रखना है बस केवल रेप्लिकेशन से इंडिपेंडेंट होता है और लोकल कंट्रोल का यूज नहीं होता। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हर एक डिजाइन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है? एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला। तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम का सीआरडी के लिए फॉर्मूला होता है T(R-1). यहाँ पे T का मतलब है ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट क्या होता है अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, और सेकंड क्या है आपके? रेप्लिकेशन। ठीक है, और रेप्लिकेशन भी अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था, रेप्लिकेशन मतलब रिपीटेशन ऑफ ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट क्या होता है? ऑब्जेक्ट विच कैन अप्लाई इन एक्सपेरिमेंटल। कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट में अपन अप्लाई करते हैं, एक्सपेरिमेंटल एरिया में अप्लाई करते हैं, ट्रीटमेंट कहलाता है। अपन ने मान लिया फॉर एग्जांपल आपके ट्रीटमेंट है 5 और आपका रेप्लिकेशन है 3, तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? तो देखो आपके ट्रीटमेंट T का मतलब क्या है? ट्रीटमेंट कितना हो गया? 5, रेप्लिकेशन कितना आपका? 3 - 1, तो 5 3 - 1 का मतलब 2, तो टोटल कितना हो गया? 10। तो आपका एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 आएगा। ये मैक्सिमम क्वेश्चन आता है आपके एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे निकाला जाता है, या तो फॉर्मूला पूछेगा या आपको ट्रीटमेंट और एप्लीकेशन दे देगा, आपको कैलकुलेशन करवाएगा। तो सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। सेकंड डिजाइन की बात करते हैं तो अपन आरबीडी की बात करेंगे। आरबीडी से पहले एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि देखो जो सीआरडी डिजाइन है, इस सीआरडी डिजाइन में जो फर्टिलिटी ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है? 0 डायरेक्शन में रन करता है या फिर नो फर्टिलिटी ग्रेडियंट, यानी कोई भी फर्टिलिटी ग्रेडियंट इसमें नहीं होता। क्यों नहीं होता? फर्टिलिटी ग्रेडियंट क्या बताता है कि देखो आपके पास में ये फील्ड है, फर्टिलिटी ग्रेडियंट ये बताएगा या तो इस तरफ से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अपन, तो क्या होना चाहिए? फर्टिलिटी या तो सॉइल की बढ़नी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए। ऐसे ही अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो या तो फर्टिलिटी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए। अगर बढ़ रही है और कम हो रही है तो इसका मतलब वहां पे फर्टिलिटी ग्रेडियंट अवेलेबल है, और अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब फर्टिलिटी वहां पे नहीं है, यानी फर्टिलिटी तो है लेकिन फर्टिलिटी ग्रेडियंट नहीं है, यानी वेरिएशन नहीं है। ग्रेडियंट क्या बताता है कि एक पोल पे हाई होगी
और दूसरे पे क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, यानी हाई और लो में डिफरेंस होगा। तो हो सकता है यहाँ पे हाई और यहाँ पे लो हो, उल्टा भी हो सकता है, यहाँ लो यहाँ हाई हो, ऐसे यहाँ हाई हो यहाँ लो हो, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो वो फर्टिलिटी ग्रेडियंट को इंडिकेट करती है कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने पर फर्टिलिटी में चेंज आ रहा है। लेकिन अगर कोई चेंज नहीं आता है तो इसको अपन बोलते हैं नो फर्टिलिटी ग्रेडियंट या जीरो फर्टिलिटी ग्रेडियंट। जैसे अपन ने बात की कि सीआरडी में जो भी मटेरियल लेते हैं वो क्या होता है, होमोजीनियस होता है, यानी पूरे मटेरियल का फर्टिलिटी लेवल क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब क्या होगा, चाहे लेफ्ट टू राइट जाओ चाहे अप टू डाउन आओ, किधर भी चले जाओ फर्टिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो फर्टिलिटी ग्रेडियंट कितने डायरेक्शन में रन करता है, जीरो डायरेक्शन में रन करता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो आपके नेक्स्ट आएगा आरबीडी डिजाइन, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। आरबीडी डिजाइन की खास बात यह है कि यहां से जो तीनों प्रिंसिपल है फील्ड एक्सपेरिमेंट के वो एप्लीकेबल होते हैं या उनको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। यानी अपन बोल सकते हैं कि एकमात्र सीआरडी ऐसी डिजाइन है जिसमें तीनों प्रिंसिपल यूज नहीं होते। और कौन सा यूज नहीं होता, लोकल कंट्रोल यूज नहीं होता। बाकी सभी डिजाइन में क्या होते हैं, तीनों प्रिंसिपल यूज होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो आपके आरबीडी डिजाइन के अंदर जो फर्टिलिटी ग्रेडियंट होता है, फर्टिलिटी ग्रेडियंट होता है वो कितने डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में रन करता है। जैसे अपन बात करते हैं आपके ये फील्ड है तो या तो लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगा घटेगा, अगर इधर नहीं बढ़ रहा है तो अप टू डाउन आने पर बढ़ेगा घटेगा, यानी किधर भी एक डायरेक्शन में फर्टिलिटी ग्रेडियंट में वेरिएशन आएगा और एक में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। अगर फर्टिलिटी ग्रेडियंट वन डायरेक्शन में रन कर रहा है तो वहां पे डिजाइन कौन सी यूज होगी, आरबीडी डिजाइन यूज होगी। जो रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन है वहां से आगे अगर अपन सारी डिजाइन पढ़ेंगे तो वहां पे मिसिंग प्लॉट टेक्निक यूज की जाती है। किसके लिए, अगर आपका कोई रेप्लिकेशन फेल हो गया हो ड्यू टू इंसेक्ट और एनी अदर प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपका कोई भी एक्सपेरिमेंट फेल हो गया हो, उस सिचुएशन में आप क्या यूज करोगे, मिसिंग प्लॉट टेक्निक। तो यहाँ पे इन सब के बारे में अपन ने जान लिया। अब ये नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम की, जो सबसे इंपॉर्टेंट अपन ने पहले भी बात की थी। एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम आरबीडी के लिए होता है R-1 T-1। आर का मतलब सेम वही रेप्लिकेशन, टी का मतलब ट्रीटमेंट। तो फॉर एग्जांपल आपके रेप्लिकेशन है 3 और ट्रीटमेंट है 7, उस सिचुएशन में एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, कौन सी डिजाइन के लिए, आरबीडी डिजाइन के लिए। तो रेप्लिकेशन है 3-1, ट्रीटमेंट क्या हो गया 7-1, 3-1 2, 7-1 6 इक्वल टू 12। तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका कितना हो गया, 12। हर एक डिजाइन का अलग फॉर्मूला था, आपको फॉर्मूला याद रखना है। दो ही इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे, फर्टिलिटी ग्रेडियंट और एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। सीआरडी में फर्टिलिटी ग्रेडियंट 0 था और यहाँ पे फर्टिलिटी ग्रेडियंट कितने डायरेक्शन में हो गया, 1 डायरेक्शन में। वहीं पे फॉर्मूला कितना क्या होता है यहाँ पे, R-1 T-1। वहीं पे अपन बात करें कि जो आरबीडी डिजाइन होती है, इस डिजाइन में जो अपन यूज करते हैं ट्रीटमेंट वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो अपन बात करते हैं मैक्सिमम जो अपने ट्रीटमेंट होते हैं वो 21 से कम होने चाहिए। 21 से ज़्यादा होने के बाद में ये डिज़ाइन अच्छे से वर्क नहीं कर पाती। ऑप्टिमम 5 to 12 है, यानी 5 से 12 के बीच में ऑप्टिमम होता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा भी जाए तो 21 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। हर एक डिज़ाइन के लिए कॉमन है। नेक्स्ट अगर अपन डिज़ाइन की बात करते हैं तो LSD डिज़ाइन आती है। LSD की फुल फॉर्म है लैटिन स्क्वायर डिजाइन। LSD का फुल फॉर्म क्या है, लैटिन स्क्वायर डिजाइन। लैटिन स्क्वायर डिजाइन में जो सेकंड वर्ड है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जितनी ये वाला जो पोर्शन होगा उतना ही क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं इस डिजाइन की खास बात क्या है, ये स्क्वायर फॉर्म में होती है हमेशा, ठीक है। यानी आपके पास में जितनी रो होगी उतने ही क्या होंगे, कॉलम होंगे, ठीक है। जैसे आपके पास में रो हो गई 1 2 3 4, ऐसे कॉलम 1 2 3 4, जितने रो होंगे उतने ही क्या होंगे, कॉलम होंगे, और जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, तो उतने ही क्या हो जाएंगे, ट्रीटमेंट, उतने ही क्या होंगे, ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे जो खास बात आती है वो क्या आती है कि इसको रो, कॉलम
और ट्रीटमेंट तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपको अगर रो पता है तो आपको कॉलम भी पता है, कॉलम पता है तो आपको ट्रीटमेंट भी पता है, रो पता है तो आपको ट्रीटमेंट ही पता है। मतलब रो, कॉलम और ट्रीटमेंट में डिवाइड किया जाता है और तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे और उतने ही ट्रीटमेंट होंगे। रीजन क्या है, ये एक स्क्वायर डिजाइन होती है, यानी जितनी रो होगी उतने ही कॉलम होंगे, यानी जितनी खड़ी लाइनें होगी उतनी ही आड़ी लाइनें भी होगी। सिंपल सी बात है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर को अपन बोलते हैं वर्ग। वर्ग के बारे में आपने सुना होगा कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वो क्या होता है, वर्ग होता है। आयत में दो भुजाएं बराबर होती है, यहाँ पे चारों भुजाएं बराबर होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो चारों इक्वल है तो ये वर्ग हो गया, यानी जितनी रो होंगे उतने ही क्या होंगे, कॉलम होंगे और उतने ही क्या होंगे, ट्रीटमेंट होंगे। अब यहां तक बात आ गई। अब इस डिजाइन की सबसे खास बात यह है कि इस डिजाइन को अपन बोलते हैं इनकम्प्लीट डिजाइन। क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डिजाइन। क्यों बोलते हैं, रीजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में 4 या 5 अपन मान लेते हैं, 5 आपके पास में ट्रीटमेंट है, तो 5 ही आपके पास में क्या होंगे, कॉलम हो गए और 5 ही आपके पास में रो हो गए। तो अपन बोल सकते हैं कि सब 5-5 है, तो क्या हो गया, यहाँ पे ट्रीटमेंट का क्यूब कर सकते हैं क्योंकि तीनों इक्वल होंगे। अपन इसको भी ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, इसको भी ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, किसी को भी बोल लो, सभी इक्वल है। टी क्यूब का मतलब क्या हो गया, 5 का क्यूब, तो कितने हो गए, 125 आपके क्या हो गए, प्लॉट हो गए एक एक्सपेरिमेंट लगाने के लिए। और 125 प्लॉट में अगर एक 5 मीटर स्क्वायर का भी है तो कितना हो गया, 625 हो गया। तो ये क्या होगा, एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है। प्रैक्टिकली या अपन बात करें फिजिकली इतना एरिया पॉसिबल नहीं है हर एक स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट देने के लिए। तो इंस्टेंट ऑफ टी क्यूब यहाँ पे क्या लिया जाता है, टी स्क्वायर लिया जाता है, यानी 5 के क्यूब की जगह 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लॉट ही लिए जाते हैं। एक्चुअल में वहां पे कितने लिए जा रहे थे, 125, अब अपन कितने ले रहे हैं, 25। तो अपन ने कितने प्लॉट छोड़ दिए, 100 प्लॉट छोड़ दिए। अब 100 प्लॉट छोड़ने की वजह से इसको इनकम्प्लीट डिजाइन बोलते हैं। कंप्लीट डिजाइन कब बोलते हैं, जब टोटल 125 प्लॉट ही लेते, लेकिन 125 अपन ले नहीं सकते क्योंकि अपने पास में एक लिमिटेशन होती है, लैंड एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो हर एक स्टूडेंट के लिए इतना फिजिकली लैंड पॉसिबल नहीं है, यह हर एक रिसर्चर के लिए इतना फिजिकली लैंड पॉसिबल नहीं है। तो इंस्टेंट ऑफ टी क्यूब वी आर टेकिंग ए टी स्क्वायर, दैट्स व्हाई वी टेकिंग द 100 प्लॉट। ठीक है, अपन 100 प्लॉट को मिस कर रहे हैं, इसलिए इसको इनकम्प्लीट डिजाइन बोलते हैं। अब इस एरिया में क्या होगा, लार्ज एरिया है, यहाँ पे फर्टिलिटी इस इधर से इधर जाने पर भी चेंज होगी और ऊपर से नीचे आने पर भी चेंज होगी। तो यहाँ पे जो फर्टिलिटी ग्रेडियंट होता है वो कितने डायरेक्शन में रन करता है, वो रन करता है 2 डायरेक्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे जो फर्टिलिटी ग्रेडियंट होता है वो कितने डायरेक्शन में रन करता है, 2 डायरेक्शन में रन करता है। वहीं पे एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं यहाँ पे, तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आपके पास में सिंपल सा टर्म है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं आपके पास में रेप्लिकेशन लो, ट्रीटमेंट लो या रो लो, कॉलम लो, कुछ भी ले लो, सभी इक्वल है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे t-1 t-2 या फिर r-1 r-2 या फिर ऐसा भी लिख सकते हो r-1 t-2, कुछ भी लिख लो, सभी इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए t क्या है, यहाँ पे 5 है, तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 5-1 5-2, तो कितना हो गया 4 × 3, तो कितना हो गया, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया आपके 12 आ गया। कैसे निकालना है ये आपको ध्यान से देखना है, t-1 t-2 कुछ भी ले लो, रो ले लो चाहे कॉलम ले लो, आप ऐसे भी लिख सकते हो c-1 c-2, क्योंकि सभी इक्वल है, कुछ भी ले लो, आंसर आपके सेम ही आने। तो c-1 c-2, बस -1 पहले में और सेकंड में -2 लगाना है। बाकी उधर जो आपने आरबीडी और सीआरडी पढ़ी थी वहां पे -1 ही लगता है, -2 नहीं लगता। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला स्पेसिफिक याद रखना है। अब तीनों डिजाइन में जो खूब बेसिक डिफरेंस है उनको एक बार अपन रिमेंबर कर लेते हैं फिर से। आपके सबसे पहले अपन ने पढ़े थे कि जो आरबीडी डिजाइन होती है या सीआरडी की बात करें तो सीआरडी डिजाइन में रेप्लिकेशन यूज नहीं, सॉरी, इंडिपेंडेंट टू रेप्लिकेशन होता है और लोकल कंट्रोल यूज नहीं होता है। ठीक है, वहीं पे सेकंड डिजाइन अपन ने पढ़ी थी आरबीडी। आरबीडी में अपन ने पढ़ा था कि इसमें सभी प्रिंसिपल तो यूज होते हैं
परंतु फर्टिलिटी ग्रेडियंट वन डायरेक्शन में रन करता है, वहीं पे सीआरडी में फर्टिलिटी ग्रेडियंट्स जीरो डायरेक्शन या किसी भी डायरेक्शन में रन नहीं करता। तो नो डायरेक्शन या जीरो डायरेक्शन में रन करता, कोई फर्टिलिटी ग्रेडियंट अवेलेबल ही नहीं होता। सीआरडी की अपन ने बात कर ली, आरबीडी में अपन ने बात कर ली कि वन डायरेक्शन में रन करती है, ऐसे एलएसडी में क्या करती है, टू डायरेक्शन में रन करती है। एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए सबके लिए अलग अलग फॉर्मूले थे, आपको बता दिए मैंने। तो सीआरडी में अपन ने यूज किया था R-1 T-1, वहीं पे यहाँ पे एलएसडी में अपन ने यूज किया है R-1 T-2 या फिर T-1 T-2 या फिर C-1 C-2, कुछ भी यूज कर लो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो आपके स्प्लिट प्लॉट डिजाइन आती है जिसको एसपीडी बोलते हैं शॉर्ट में। अब यहाँ पे अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में इतना ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। एसपीडी यानी स्प्लिट प्लॉट डिजाइन, ठीक है। वहीं पे एक डिजाइन और आती है आपके स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन, दोनों में बेसिक डिफरेंस है। देखो स्प्लिट प्लॉट डिजाइन तब यूज की जाती है जब आपको दो फैक्टर एक साथ कंपैरिजन करने हो। जैसे अपन ने बात कर ली थी T1 T2 T3 T4, यहाँ तो ये एक फैक्टर हो गया, जैसे फर्टिलाइजर ही लिया आपने कि 10 किलो यूरिया है, 15 किलो है, 50 किलो है, 100 किलो, लेकिन आपको क्या लेना है, यूरिया भी देना और मेन्यूर भी देना। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, दो ट्रीटमेंट लोगे अलग अलग। तो आपने क्या ले लिया, एक तो ले लिया आपने फर्टिलाइजर का ट्रीटमेंट T1 T2 या फर्टिलाइजर का F1 F2 F3 F4, ऐसे आपने ले लिया मेन्यूर का M1 M2 M3 और M4। इस सिचुएशन में आप स्ट्रिप प्लॉट और स्प्लिट प्लॉट डिजाइन में कोई भी एक यूज कर लोगे। स्प्लिट प्लॉट डिजाइन तब यूज की जाती है जब आपके पास में दो फैक्टर में एक फैक्टर मैन फैक्टर होता है और दूसरा फैक्टर सब मैन होता है या सब फैक्टर होता है। जो मैन फैक्टर होता है उसको मैन प्लॉट अरेंज किया जाता है या बड़ा प्लॉट या लार्ज प्लॉट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लार्ज प्लॉट और यहाँ पे स्मॉल प्लॉट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो मैन प्लॉट में आते हैं हमेशा, कुछ ऐसे होते हैं जो सब मैन में आते हैं, इनको अपन चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैन में देखे कौन कौन से आते हैं, जैसे मेन्यूर आता है, वो किस में आता है, मैन में आता है। ऐसे ही डेट ऑफ सोइंग आता है, वो मैन में आता है। प्लोइंग आता है, मैन में आता है। सब मैन में कौन से आते हैं अपने पास में, फर्टिलाइजर आ गया, वैरायटी आ गई। फर्टिलाइजर और वैरायटी किस में आते हैं, सब मैन में। तो आपको ध्यान रखने वाली बात है, जब दो फैक्टर में कंपैरिजन या दो आपको ट्रीटमेंट लेने एक साथ, उस सिचुएशन में आप इन दोनों में से कोई एक डिजाइन यूज करोगे। वहीं पे स्ट्रिप प्लॉट में क्या होता है, कोई भी फैक्टर सब मैन नहीं होता है। आपके यहाँ पे फैक्टर तो दोनों ही होंगे, लेकिन दोनों ही क्या होंगे, मैन फैक्टर होंगे, और दोनों ही जो प्लॉट होंगे वो आपके मैन प्लॉट या फिर लार्ज प्लॉट होंगे, दोनों में, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, स्प्लिट प्लॉट डिजाइन में एक मैन फैक्टर होता है, एक सब मैन होता है, जबकि स्ट्रिप में क्या होता है, दोनों ही मैन होते हैं, दोनों के लिए मैन प्लॉट यूज किया जाता है, दोनों के लिए लार्जर प्लॉट यूज किया जाता है। यहाँ पे अपन बात करते हैं स्प्लिट प्लॉट में एक को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, दूसरे को कम वैल्यू दी जाती है, लेकिन अगर दोनों प्लॉट को इक्वल वैल्यू रिक्वायर होती है, उस सिचुएशन में आप स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन यूज करोगे। तो ये तो आपकी बेसिक डिजाइन थी। अब अगर इनमें एरर की बात करते हैं तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैसे अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे जो इस डिजाइन होती है स्प्लिट प्लॉट, इसमें एरर 2 होते हैं और यहाँ पे जो एरर होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया आपके डिजाइन के बारे में, डिजाइन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन लेंगे अपने जो आपके टेस्ट थे और डेटा समराइजेशन। जो डेटा समराइजेशन होता है, इससे वैसे तो कोई ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, कभी आज तक क्वेश्चन आया भी नहीं है, तो अपन कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे और ना भी पढ़े तो इसको कोई इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपकी मेन चीज़ें जितनी भी थी, पूरा कंप्लीट सिलेबस है, उसका एक ही वीडियो बचा हुआ अभी आपका टेस्ट का, जो पैरामेट्रिक टेस्ट है उनका, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।